अस्सलाम वालेकुम क्लास BBA सेकंड। बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 18 और जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 17 में हम मोटिवेशनल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कंटेंट थ्योरीज़ जो थी वो कवर अप की थी। और थोड़ा सा लेक्चर नंबर 17 के एंड में मैंने आपको प्रोसेस थ्योरीज़ का जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया था उनके बारे में। आज बेटा हमने प्रोसेस थ्योरीज़ को डिस्कस करना है। 3 कंटेंट थ्योरीज़ हमने की हैं मोटिवेशन की और 3 ही हम प्रोसेस थ्योरीज़ करेंगे मोटिवेशन की। यू कैन सी लास्ट में मैंने यानी कि हम जो 3 थ्योरीज़ जो हमने करनी है प्रोसेस थ्योरीज़ हैं मोटिवेशन की, उसमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है और गोल सेटिंग थ्योरी है। ठीक है, सो आज हम करेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इंशाल्लाह तीनों थ्योरीज़ जो हैं वो इसी लेक्चर में कवर अप हो जाएंगी। अच्छा बेटा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेक्ट करने से निकला है। ठीक है, किसी से कुछ तवक्कुआत रखना। और मोटिवेशन में क्या होता है कि हर जो ऑनर होता है, जो CEO होता है, जो डायरेक्टर होता है या जो अपर अथॉरिटी होती हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ आएँ वो मोटिवेटेड हों, वो कॉम्पिटेंट हों और वो जो हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले और उसको मुकम्मल करके दिखाने वाले हों। तो बेसिकली ये जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी, ये 4 पर्सन्स ने जो थी इस पे काम किया, इसके बारे में रिसर्चेस की, पेपर्स प्रेजेंट किए। लेकिन जो बेसिक उनका था ना स्टडी करना किसी चीज़ को, वो था ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है, इनकी उनका रिसर्च का जो बैकेंड पे जो पर्पस था वो था ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। और जैसे ही उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया, वहाँ से उन्हें मोटिवेशन के लिए भी बहुत सारे आप कह लें कि रियलिटी फैक्टर्स मिल गए, जिनको उन्होंने प्रोसेस थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन के नेम से प्रेजेंट किया। और दैट्स वाई इससे जो है वो मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद आगे बढ़ा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, किसी से क्या, अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा मोटिवेटेड एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जो है उसको एक्सपेक्ट करना। ठीक है, अ पर्सन यानी कि एम्प्लॉय चूजेज़ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। अब बेटा इसका मैं आपको इसको बिहेवियर के लिहाज से भी, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ बिहेवियर ना। अगर आप एक्टिव हैं तो एक्टिवनेस में आपका बिहेवियर कुछ और होगा, अगर आप डल हैं तो डलनेस में आपका बिहेवियर कुछ और होगा। तो एक्चुअली जो मोटिवेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बिहेवियर है। ठीक है, सो अ पर्सन चूजेज अ पर्टिकुलर बिहेवियर टू क्रिएट हिज और हर वैल्यू फॉर द आउटकम्स और द रिजल्ट्स। अच्छा बेटा, इसमें जो है वो मुझे ना कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने ये आपको डिलीवर कर दिया है ये लेक्चर, बट आई एम नॉट सो श्योर कि मैंने वाकई में किया या नहीं किया। लेकिन नहीं, हम चले। तो बेटा अब इसमें क्या होता है कि ये एक पर्सन का बिहेवियर है, जो कि बिहेवियर टू क्रिएट हिज और हर वैल्यू, और उसका बिहेवियर जो है वो ही क्या है, वैल्यू क्रिएट करता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा है तो उसकी वैल्यू अच्छी बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर किसी का बिहेवियर नेगेटिव है, बुरा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। और फिर उसी तरह से जो उसके बिहेवियर पे आने वाले जो आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वो भी उसी नवीयत के होंगे, उसी नेचर के होंगे। अगर वो पॉजिटिव और मोटिवेशनल बिहेवियर शो करेगा तो देन डेफिनेटली रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, डलनेस का बिहेवियर, सुस्ती का बिहेवियर चूज़ करेगा, काम चोरी का बिहेवियर जो है वो शो अप करेगा, तो देन डेफिनेटली जो रिजल्ट्स होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। अच्छा, अब बेटा होता क्या है कि अ पर्सन एक्सर्ट्स एफर्ट्स टू अचीव जॉब टास्क्स परफॉर्मेंस टू गेट वर्क रिलेटेड आउटकम्स। ठीक है, अब बेसिकली एक जो एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बुरी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसकी जितनी भी एफ़र्ट्स होंगी वो सारी की सारी किसके लिए होंगी, वर्क रिलेटेड आउटकम्स के लिए। किन के लिए होगी, वर्क रिलेटेड आउटकम्स के लिए, यानी कि काम
कर लेने के बाद जो हमें आउटकम आएगी, आउटकम का मतलब कि जो रिज़ल्ट आएगी, जो आउटपुट आएगी, वो हमारी किस तरह की आएगी। तो बेसिकली एक एम्प्लॉय जितने भी एफ़र्ट्स लगाता है वो अचीव करने के लिए लगाता है परफॉर्मेंस को, वो परफॉर्मेंस जो कि रिक्वायर्ड होती है, एक्सपेक्टेड होती है आपके वर्क रिलेटेड आउटकम्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आगे जो है वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के 3 लेवल्स हैं। ठीक है। सबसे पहला लेवल है अचीवमेंट का, दूसरा लेवल है इंस्ट्रूमेंटेलिटी का, और तीसरा लेवल है वेलेंस का। ठीक है। अब बेटा अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, यानी कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट एक्सपेक्ट करना। लेट सपोज कि ये सेकंड सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर में आपकी पूरी क्लास या क्लास का कोई एक स्टूडेंट जिसकी पहले सेमेस्टर में अच्छी जीपी नहीं आएगी, खुदा ना खास्ता, और वो ये डिसाइड कर लेता है, वो एक अचीवमेंट गोल सेट कर लेता है कि यार अब से आगे जो सेमेस्टर्स आएंगे, ये सेकंड सेमेस्टर जो है इसमें मैंने 3.5 जीपीए लेना ही लेना है। ठीक है। अब ये क्या है? ये गोल नहीं है। गोल तो इसका ये है कि ये अपना बीबीए मुकम्मल करे और बीबीए मुकम्मल करने के बाद कोई अच्छी जॉब, ये इसका गोल है, और उस गोल के लिए ही वो बीबीए को कर रहा है। ठीक है। लेकिन लिटिल अचीवमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा मेंशन किया है कि कुछ छोटे गोल्स होते हैं और कुछ बड़े गोल्स होते हैं। जो छोटे गोल्स होते हैं वो बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अचीवमेंट में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपने किसी एक चीज़ को अचीव करना है, उस चीज़ को जब आप अचीव कर लेते हैं तो आप उससे आगे चलते हैं। ठीक है। फिर वो आपकी ओवरऑल अचीवमेंट का या गोल अचीवमेंट का हिस्सा बनती चली जाती हैं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स। तो अब इसमें एक्सपेक्टेड क्या करना है आपने कि परसीव्ड प्रोबेबिलिटी दैट एफर्ट विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस। अब जैसे मैंने आपको एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी जिसने ये अचीवमेंट बना लिया कि यार इस सेमेस्टर में मैंने 3.5 जीपीए लेना है। ठीक है। लेट सपोज कि अगर पिछले एक सेमेस्टर में उसका एक्सपीरियंस रहा है कि दिन में 2 घंटे पढ़ना है और उसने 2 घंटे पढ़ के कोई 3.1 जीपीए ले लिया है। ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा, उसकी परसेप्शन बन जाएगी। वो डिसाइड क्या करेगा कि यार पिछले सेमेस्टर में मैंने एक दिन में 2 घंटे पढ़ा था, इसमें मैं 3-3.5 घंटे पढ़ूंगा, मैं 3.5 घंटे पढ़ूंगा, ये मेरी परफॉर्मेंस होगी तो ही मैं अपनी ये अचीवमेंट को जो है वो अचीव कर सकूंगा। ठीक है। सो ये क्या है कि आप एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस सेट कर लेते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए, तब ही जो है मैं ये पर्टिकुलर गोल जो है ये अचीव कर सकूंगा। तो परसीव्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है दैट एफर्ट विल लीड, कि जो भी आप मेहनत करेंगे, आप वो 3-3.5 घंटे का टाइम लगाएंगे, वो विल लीड टू द गुड परफॉर्मेंस, वो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को लीड करेगा, उसका हिस्सा बनेगा, उसको जो है वो आपको गोल अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ भी सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है तो सबसे पहले छोटी छोटी अचीवमेंट्स बनाता है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स में क्या बनाता है कि यार मैं पहले ये अचीव कर लूँ, ये गोल अचीव कर लूँ, ये गोल अचीव कर लूँ, और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए वो अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करता चला जाता है। और जैसे जैसे वो अपने परफॉर्मेंसेस को बेहतर करता चला जाता है, एक जो ओवरऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन होती है, वो फिर उसकी बहुत अच्छी प्रूव होती है। ठीक है। तो सबसे पहले एक जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए? अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहिए, अचीवमेंट लेवल को अचीव करना चाहिए। बेटा दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब क्या निकला? इंस्ट्रूमेंट से, आले से। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपकी अम्मा, मैं गर्ल्स साइड से बात कर रही हूँ, बॉयज़ का भी एक्सपीरियंस होता है, आजकल बॉयज़ भी घरों में कपड़े धोते हैं, मशीन लगाते हैं, तो एनी हाउ, लेकिन गर्ल्स को जो है वो अम्मा ने कह दिया कि जी आज आपने जो है वो कपड़े धोने हैं। ठीक है। अब घर में मशीन नहीं है, या ख़राब हुई पड़ी है, या वो चलती नहीं है, तो जब आपके पास काम करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो आप कैसे उस काम को कर पाएंगे? इसी तरह से मोटिवेशनल थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी यही कहती है कि एक सर्टेन परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए यू विल हैव टू हैव अ इंस्ट्रूमेंट। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? बिलीविंग इन वर्किंग हार्ड। ठीक है। जब आपका ये बिलीव हो जाएगा कि आप ओनली
सिर्फ मेहनत करके ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ये एक आला बन जाएगा जो कि आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, आपके काम को करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। सो दूसरा जो इसका पॉइंट आता है वो आता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी का। अब बेटा थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है वेलेंस का। वेलेंस क्या है? ये बेसिकली एक डिग्री है ऑफ वैल्यूइंग द रिवॉर्ड। अब जब आपने एक परफॉर्मेंस बेहतर बनाई, आपने यहाँ पे एक बिलीव ऑफ हार्डवर्क, इनकी स्टैंडर्ड ऑफ हार्डवर्क सेट किया, उसके बाद जो है वो आप इतना हक तो रखते हैं ना कि आप उस हार्डवर्क के बाद, लेट्स सपोज कि अगर मैंने जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो कर सकती हूँ ना कि इस सेमेस्टर में मेरी जीपीए एटलीस्ट 3.5 से नीचे नहीं आएगी, ये कम नहीं होगी, 3.5 से नीचे नहीं होगी, इससे ज़्यादा जा सकती है। तो बेटा ये 3.5 का सेट कर लेना, ये एक डिग्री है ऑफ वैल्यूइंग द रिवार्ड, कि आप अपने रिवॉर्ड को किस डिग्री में सेट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 2.7 आ जाए, वो कहते हैं बहुत है, हमारे लिए अचीव हो गया। ठीक है। सो दिस आर ऑल द माइंडसेट्स कि आपने किस पॉइंट पे जाके खुद अपने रिवॉर्ड को वैल्यू किया हुआ है। तो एनी हाउ, अब ये जो मोटिवेशन थ्योरी है, ये बेसिकली आपको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है, ये आपको बेसिकली 3 चीज़ों में कैटेगराइज करती है। पहले वो कहती है कि एफर्ट, काम करें आप। दूसरा वो कहती है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, हार्ड वर्क करें। और तीसरा वो कहती है आप अपने रिवॉर्ड पे बिलीव रखें, उसको अच्छा वैल्यू करें ताकि आपका रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिले। अब बेटा दूसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या है? इक्विटी थ्योरी। ठीक है। अब इक्विटी का वर्ड कहाँ से निकला है? इक्विटी का वर्ड निकला है इक्वलिटी से। ठीक है। और इक्वलिटी का मतलब क्या है? बराबरी करना। बराबरी का मतलब क्या है कि आपके सब एम्प्लॉयज़ को एक जैसी राइट्स होनी चाहिए। ठीक है। एक जैसा उनके साथ बिहेवियर होना चाहिए, एक जैसा, यानी कि सब चीज़ें जो हैं वो सेम और इक्विटी बेस पे होनी चाहिए। अब बेसिकली जो इक्विटी थ्योरी है ये एडम्स की स्टडी है, और एडम्स बेसिकली उसको फ़िलोसफर कहा जाता है बिहेवियर की स्टडी का। ठीक है। सो अब जाहिर सी बात है, मोटिवेशन भी इज़ एक्चुअली बिहेवियर ही है वो भी एक। तो बिहेवियर एंड लीड हीज स्टडीज़ टू मोटिवेशन। सो उसकी जो बेसिक स्टडी थी वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे थी, और उसकी स्टडीज़ ने लीड किया आपको किसको? मोटिवेशन की तरफ, स्टडीज़ ऑफ मोटिवेशन की तरफ। एनी हाउ, ये तो एक ऑथर का था ना इंट्रोडक्शन। लेकिन एनी हाउ बेटा इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है कि फेयरनेस। ठीक है। आपकी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट में फेयरनेस, उनको रिवॉर्ड देने में फेयरनेस, उनके अप्रेजल में फेयरनेस, उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में फेयरनेस, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप देते हैं उनमें फेयरनेस, यानी कि हर चीज़ में जो है वो फेयरनेस होना, इक्विटी होना जो है वो ही आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रख सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स। बिल्कुल लाइक अगर कंपनी के किसी एक एम्प्लॉय को ये अलो है कि वो कंपनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, लेट्स सपोज के अब जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की मैं एग्जांपल देती हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग रूम है, ठीक है, और वो बड़ा पीसफुल सा, यानी कि वहाँ अगर कोई बैठ के पढ़ना चाहे तो वो बड़े सुकून से पढ़ सकता है। ठीक है। अकेला हो और वो पढ़ना चाहे तो वो बड़े सुकून से पढ़ सकता है। अब लेट्स सपोज कि आपके स्टाफ मेंबर में से किसी एक मेंबर को जो है वो फेवरेटिज़म की बेस पे कह लें, या आप कह लें कि कुछ जान पहचान की बेस पे या रेफरेंस बेस पे जो है वो अलो कर दिया जाता है कि जी आपने जब अपना काम करना है तो आप मीटिंग रूम में जाके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है किसी एक एम्प्लॉय को आप रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करने का हक़ दे रहे हैं और बाकी एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे, तो डेफ़िनेटली ये बाकी एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगा, ये बाकी एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके बिज़नेस के, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो एसेट के रिसोर्सेज हैं, वो किसी भी तरह के रिसोर्सेज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने
आपने उन रिसोर्सेज के यूज़ में और जो रिवॉर्ड आप परफॉर्मेंस पे डिक्लेयर करेंगे, उन रिवॉर्ड्स की डिक्लेरेशन में कोई फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए। जो बंदा जिस रिवॉर्ड को डिज़र्व करता है उसको वही रिवॉर्ड देना चाहिए, और वो रिवॉर्ड बाकी सब के लिए भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बाकी सब एम्प्लॉयज़ के लिए भी। अब जैसे अगर आपकी क्लास का सीआर है, सीआर ऑब्वियसली वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर जाता है, ठीक है, तो अगर सीआर को कोई रिवॉर्ड मिलता है तो वो पूरी क्लास के लिए एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि नहीं यार, इसने सिर्फ स्टडी के अलावा इसने एक्स्ट्रा काम भी किए हैं, तो इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। सो ऐसी चीज़ जो सब बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, वो एक फेयरनेस की सेंस में आ जाती है, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी विल बी मोर मोटिवेटेड। अब कहा गया है कि अगर आप अपने, एडम्स ने ये कहा कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में स्टाफ जो इन्वायरमेंट है आपका, अगर आप उसमें फेयरनेस और इक्विटी का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस अचीव कर लेते हैं इस बात पे कि जो भी किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो इक्विटी की बेस पे किया जाता है, तो आपकी एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने का मतलब कि उनको पता है कि यार फेयरनेस से चीज़ें चल रही हैं तो काम फेयर ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो ज़्यादा क्या होते हैं, वो मोटिवेटेड भी होते हैं। अब इसमें आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस होती हैं तो 90% पॉपुलेशन को पता होता है कि यार ये सीट्स पहले से रिज़र्व हैं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, ये सब चीज़ें, ये तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन सीट्स क्या हैं, ये ऑलरेडी रिज़र्व होती हैं, ख़रीदी गई हुई होती हैं। तो वहाँ पे फिर क्या है, वो जो कैंडिडेट्स का प्रेपरेशन का मोटिवेशन लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि फेयरनेस नहीं है, सिस्टम में फेयरनेस नहीं है, तो फेयरनेस नहीं है तो उनका मोटिवेशन लेवल क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन अगर कैंडिडेट्स को पता होगा कि यार फेयरनेस है सिस्टम में, जो डिज़र्व करेगा वही आगे जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, उसकी फिर एक्सपेक्टेशंस भी पॉजिटिव होंगी और वो एम्प्लॉय भी क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। अच्छा बेटा, अब इक्विटी थ्योरी में जब हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो ये बात एक जनरली एक्सेप्टेड होती है, एक्सेप्टेबल होती है ये बात कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनपुट देते हैं और इनपुट की बेस पे आउटपुट आता है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ की इनपुट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उनकी कमिटमेंट आ जाएगी, कोई एम्प्लॉय कितना कमिटेड है अपने काम के साथ, जितना वो ज़्यादा कमिटेड होगा उतना वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो जितना वो अच्छा काम करेगा उतने ही ज़्यादा उसकी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होंगी और रिवॉर्ड अच्छा भी उसको मिलेगा, यानी कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो इनपुट में एम्प्लॉयज़ की तरफ से क्या क्या जाता है, कमिटमेंट जाती हैं, वर्क आवर्स जाती हैं। लेट सपोज़ कि अगर कोई बंदा जो है वो 8 घंटे का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने का, लेकिन कोई पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स दे रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो ये वर्क आवर्स भी उसकी इनपुट में पॉजिटिव फैक्टर के साथ ऐड होंगे। एंथुसिज्म, उसमें जज्बा कितना है, वो कितना एक्टिव होकर, कितना मोटिवेटेड होकर अपना काम करता है, जितना वो ज़्यादा एंथुसिस्टिक होगा अपने काम के लिए, उतना ही उसकी आउटपुट्स जो रिवार्ड उसको मिलेंगे वो उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। एंड देन एक्सप्रेस्ड एक्सपीरियंस। अब बेटे एक्सप्रेस्ड एक्सपीरियंस का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि लेट सपोज़ कि अगर कोई बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसका पहले ही 10 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, वो डल बस किया कर लिया नहीं किया, बस वो कहते हैं ना कि धक्के से चलाने वाली बात, इस किस्म की जो है वो बात है। तो इट मीन्स कि ये बंदा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा अपनी जॉब पोजीशन पे। तो जब तक वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, बंदे को हायर करने का मकसद तो यही होता है ना कि वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है काम कैसे करना है, तो वो ज़्यादा जल्दी से नए सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है, ज़्यादा जल्दी से नए ट्रेडिशंस को, नए वे ऑफ वर्क को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन जब एक बंदा अपने एक्सपीरियंस को जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा किसी नई जगह पे, और वो बस वो कह लें कि बस काम जितना मेरा है मैंने उतना कर लिया, नहीं एक्स्ट्रा ओपिनियन, नहीं कोई कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं मुका रहा, तो बेटा उसमें जो है वो भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर आता है। अगर तो वो अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छा शो कर रहा है, एक्सप्रेस करे, तो वो एक पॉजिटिव इनपुट होगा, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो नेगेटिव इनपुट होगा, ठीक है। दैन लॉयल्टी इज़ अगेन एन इनपुट। जितना ज़्यादा लॉयल आपका कस्टमर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी,
आपकी आउटपुट होगी, ठीक है। अब बेटा आउटपुट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आउटपुट में एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली सैलरी आ जाएगी, बोनसेस आ जाएंगे, पेंशन्स आ जाएगी, कार आ जाएगी, प्रमोशन आ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयज़ की इनपुट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और इनपुट कब होती है, एक्सपेक्टेशन और मोटिवेशन से लिंक करी होती है, ठीक है। अच्छा बेटा अगला और जो लास्ट वन जो आपकी थ्योरी है वो है गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है। वेरी इजी थ्योरी, अगेन ये बहुत आसान सी थ्योरी है बेटा। गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहती है अच्छा बेटा गोल सेटिंग ये अपने नेम से ही खुद को इंडिकेट कर रही है कि गोल को सेट करना, देन उन गोल्स को अचीव करते जाना। जो बंदा छोटे छोटे गोल्स को सेट करता है फिर उनको अचीव कर लेता है उसको कहते हैं कि एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपके फाइनल पेपर हैं और फाइनल पेपर में आपके प्रिपेयर करने वाले 10 चैप्टर्स हैं, तो उन 10 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक चैप्टर का गोल सेट करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर का गोल सेट करेंगे, और आप एक वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की बेस पे जो है वो आप अपने गोल्स को अचीव करते जा रहे हैं। तो आप चूँकि आप थ्रू आउट द पाथ आप मोटिवेटेड रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, तो देन अल्टीमेटली जो आपका गोल अचीव होगा वो भी मोटिवेटेड पर्सन के हिसाब से ही अचीव होगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, गोल सेटिंग थ्योरी ये क्या कहती है कि अब ये क्या कहती है कि बेटा वो कहती है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो दो ही ज़्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के बारे में आप मुझे असाइनमेंट आपको मैंने दी हुई है, आप इंशाल्लाह वो कर लेंगे बेटा। मैं आपको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, ह्यूमन मतलब बोलते हैं इंसान को, और रिसोर्स बोलते हैं ज़रिए को। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने इंसान काम कर रहे हैं वो उनका रिसोर्सेज हैं। अगर तो वो कॉम्पिटेंट पीपल हैं, वो इंटेलिजेंट पीपल हैं, वो मोटिवेटेड पीपल हैं, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ही बस पूरी कैपेसिटीज़ के हैं, पूरी एबिलिटीज़ के हैं, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स भी क्या होगा, पूरी एबिलिटी का होगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। आपके कोई जॉब आई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उसको एडवर्टाइज़ किया, उस एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में आपके पास लोगों की सीवीज़ आई, आपने उन सीवीज़ में से जो है वो कॉम्पिटेंट पीपल को चूज़ कर लिया उस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स करना, ठीक है। अब गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है मैनेजर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि मैनेजर्स ने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। तो उन्होंने ये कहा कि एचआर डिपार्टमेंट को और मैनेजर्स को शुड प्लान स्टेप टू स्टेप एक्शंस, यानी कि उन्हें स्टेप टू स्टेप गोल्स सेट करने चाहिए टू अकम्प्लिश, जिन्हें वो पूरा करें इन ऑर्डर टू कीप द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए, एंड कीप मोटिवेटेड देम, और उन्हें यानी कि एम्प्लॉयज़ को, नहीं बेटा ये कीप नहीं आया, सॉरी। अच्छा अब यानी कि ये क्या कह रही हैं कि आपने पहले मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, और फिर इनको मोटिवेटेड रखने के लिए, यानी कि उनकी मोटिवेशन को रिटेन किए रखने के लिए भी आपको छोटे छोटे गोल्स आपको सेट होने चाहिए, और जिन गोल्स को आप टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप आप अचीव करते चले जाएं, और वो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो उनको मोटिवेटेड रखेंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज बेटा कि थ्रू आउट द सेमेस्टर में बात करती हूँ कि पूरे सेमेस्टर में इसको मैं एग्जाम्पलीफाई कि पूरे सेमेस्टर में जो है वो आपका 4 माह सेमेस्टर चला, हम डे फर्स्ट से लेके 2 माह गुजर गए हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। आप डेली रूटीन पे बेसिस पे आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, यानी कि आप स्टूडेंट्स के पास कुछ एक्साइटेड काम ही नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी एक्साइटमेंट ही नहीं है जिसके लिए आप उठ के अपने घर से आएँ और आपके यार आज कुछ नया सीखना है। आज ये बास टीचर्स होते हैं वो भी मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं कि यार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, उनकी क्लास लेने में भी मज़ा आता है, और हम खुशी खुशी से उनकी क्लास में आते हैं और उनकी क्लास को लेते हैं, ठीक है।
तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर है, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ कि वो अब 2 माह हो गए हैं आपको, तो कोई भी कुछ डिफरेंट चीज़ ही नहीं हो रही, तो आपका टीचर प्लान करता है कि यार प्रेजेंटेशंस रखते हैं, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन जो है थोड़ी रूटीन से हट के थोड़ा डिफरेंट काम है, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भी, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, कुछ ना कुछ काम भी वो कर जाएंगे। तो ये एक यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप एक कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कि आपकी मोटिवेशन को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, और ये जितने भी मोटिवेशनल डिसीजंस होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, किसी न किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए होने चाहिए। अच्छा जी, अब गोल्स जो हैं, गोल्स आर द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जाहिर सी बात है, गोल सेट होगा, एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी, डायरेक्शन सेट होगी तो आपको पता चल जाएगा यार हमने जाना कहाँ है और करना क्या है, ठीक है। तो गोल्स गिव्स द डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है कि ये आपकी टास्क परफॉर्मेंसेस को भी रिफ्लेक्ट करेगी। जब एक डायरेक्शन दे दी गई कि आपने काम क्या करना है और कैसे करना है, तो वो डेफिनेटली आपकी टास्क परफॉर्मेंस को क्या करेगी, बेहतर करेगी। अब बेटा ये गिवन गोल्स में जो है, ये बेसिकली गोल सेटिंग थ्योरी जो है, ये जिन फैक्टर्स को कवर अप करती है वो हैं 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। ये 6 फैक्टर्स में आपकी 3 C हैं। 3 C's क्या हैं कि क्लैरिटी, चैलेंज एंड कमिटमेंट। क्लैरिटी किस चीज़ में, कि गोल क्लियर होना चाहिए, आपकी हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि यार हमारा ये गोल है और इसको हमने अचीव करना है, ठीक है। देन चैलेंज, आप अपने एम्प्लॉयज़ को चैलेंज करें, आप उनको गोल ही इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें कि यार हमने करना है तो फिर बस करना है, ठीक है। एंड देन कमिटमेंट, और आपके गोल्स वो होने चाहिए जिनसे आप खुद भी कमिटेड हों और आपकी एम्प्लॉयज़ भी कमिटेड रहें, ठीक है। यानी कि उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। ये सारी गोल सेटिंग थ्योरी, तो ये सारी की सारी गोल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये जो है। अच्छा बेटा, अब आगे क्या है कि गोल कमिटमेंट होनी चाहिए, ये इसी में हो गया। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा बेटा, अब ये क्या है कि अगर आपका गोल कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टाइम टेकिंग है, टफ़ है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो उसमें फिर ये होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टेज बाय स्टेज अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी बहुत बड़े काम को करना है और उस काम को करने के लिए आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज़ कि घरों में, जब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब साग बना होता है, तो साग बनाना एक बेसिकली बाकी रूटीन से हट के थोड़ा लेंथी और हार्ड वर्किंग वाला काम है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि कुछ घर की 2-4 अम्माएँ, ख़वातीन, दादी अम्मा, और लेट्स सपोज़ कि कुछ और बड़ी बड़ी जो खातून खाना है, वो जमा हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा, कोई कहता है कि अच्छा लाओ मैं तुम्हें साग बना देती हूँ, तुम मसाला बना लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। यानी कि इस काम को, छोटे छोटे काम को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक बड़े काम को, तो वो छोटे छोटे काम जैसे जैसे अचीव होते चले जाते हैं तो आपका बड़े वाला काम भी अचीव होता चला जाता है। इसी तरह से इसमें मैनेजर्स ने क्या करना है, मैनेजर्स ने अगर कोई टफ़ या मुश्किल प्रोजेक्ट है तो उसको स्टेज बाय स्टेज एक्सप्रेस करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। यानी कि पहले उनको थोड़ा काम दें, उनको थोड़ा गोल बताएं, फिर उनको उससे आगे बढ़ के कुछ बताएं करने के लिए, फिर उनको कुछ इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मुश्किलात का आना है, वो एम्प्लॉयज़ को मुश्किलात नहीं लगेंगी, वो उनके लिए आसानी होती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे उसी तरह से होता है कि जैसे अगर आपको कोई लेसन याद नहीं हो रहा तो आप एज अ होल याद करने के बजाय आप उसको पहले थोड़ा याद कर लिया, फिर थोड़ा याद कर लिया, फिर थोड़ा याद कर लिया, ये बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है। और उस थोड़ा थोड़ा याद करने में आपको लीड कौन करता है, आपको जो है वो पढ़ाता कौन है, आपके टीचर्स, ठीक है। आपको गाइड कौन करता है, वो आपके टीचर्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये गाइडेंस किसके लिए ये होगी, ये गाइडेंस होगी मैनेजर्स की तरफ से, ठीक है। और सेल्फ एफिशिएंसी होनी चाहिए, इनकी गोल इटसेल्फ ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे जैसे अचीव होता चला जाए वैसे वैसे जो है वो स्टूडेंट्स में लेवल ऑफ मोटिवेशन आता है, स्टूडेंट्स कह रही हूँ, एम्प्लॉयज़ में लेवल ऑफ मोटिवेशन आता चला जाए, ठीक है। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप जैसे जैसे उनको अचीव करते चले जाते हैं, आपका दिल करता है कि यार मैंने मज़ीद ये काम करना है, मैंने मज़ीद ये काम करना है। अब रिसेंटली जैसे कुछ 2 से 3 साल का गैप आ गया था कुरान पाक पढ़ने में और सीखने में, कुछ लाइफ ऐसे बिज़ी हो गई, तो लेकिन अब दोबारा से जब से मैंने कुरान क्लास शुरू की है तो शुरू में मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि क्या यार प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। नो डाउट कि है तो अल्लाह ताला की किताब, लेकिन फिर भी थोड़ा रूटीन से हट के था, तो मैं वो एक लर्निंग और एक्साइटेड माइंड से नहीं पढ़ती थी, बस पढ़ लिया,
सुना दिया, उसको समझ लिया, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने देखा कि मुझे कुरान की समझ आने लगी है, वो छोटा छोटा और थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही मुझे चीज़ों का पता चलने लगा है, मुझे लफ्ज़ों की पहचान होने लगी है, तो उन्होंने मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो बड़ी एक्साइटमेंट से कुरान की क्लास लेती हूँ। मुझे शौक़ होता है, मैं वेट करती रहती हूँ कि कब टाइम होगा और कब हम जो है वो कुरान की क्लास को लेंगे, ठीक है। सो बेटा ये सेल्फ एफिशिएंसी की गोल के अपने अंदर होती है, जैसे कुरान के अपने अंदर ये अट्रैक्टिवनेस है कि वो अपने पढ़ने वालों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से गोल्स भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं जो कि अट्रैक्टिव होती हैं और वो एफिशिएंसी बिल्डर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने वाले होते हैं। सो बेटा आज ही हमारा लेक्चर नंबर 18 था जो कि कवर अप हो गया है, और इसमें जो है वो मैंने जो मोटिवेशन की प्रोसेस थ्योरीज थी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज थी वो हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। एंड आई होप सो बेटा आपको समझ आई हो। अगर फिर भी कोई क्यूरी हुई तो यू कैन आस्क मी।